ग्रेविटेशन, नया थियरी, टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आती है आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, mgh, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी के पीछे का रीजन क्या है? सो हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में बॉडी को मूव कराओगे, जैसे कि स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग में जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, राइट। अगर आप उस स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट में कुछ भी वर्क करोगे तो स्प्रिंग क्या करता है, वो सारे एनर्जी को स्टोर कर लेता है। उसी तरह से यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नेचर में कंजर्वेटिव है। तो आप ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्क करोगे, बॉडी क्या करेगा, उस वर्क को अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब ही है स्टोर्ड एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स और ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके दो फॉर्मूला हम सीखेंगे। एक हम सीखेंगे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, and then we will see the potential energy when object is at a comparative height compared to the radius of earth। दोनों केसेस हम समझेंगे। तो पहले पढ़ते हैं इसको। फोर्सेस फॉर विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, then the change in its potential energy is just the amount of work done on the body by that force, right। अगर आप फोर्स लगा के बॉडी का पोजीशन चेंज करोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वो कितना होगा, आपने जो वर्क करा है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपने जो वर्क करा है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो आप जो भी वर्क करोगे वो सारा बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेगा और बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एज बीइंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी एट इट्स गिवन पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड because of the position of object। The force of gravity is conservative and we can calculate the potential energy of the body arising out of this force called as a gravitational potential energy। So gravitational potential energy is energy stored due to gravitational force, right। You can read it here, potential energy of a body arising out of this force। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी जो एनर्जी को स्टोर करेगा, क्या कहेंगे उसे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे दो केस आपको सीखना है। पहला आपको सीखना है कंसीडर द पॉइंट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इफ द पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ देन वी प्रैक्टिकली सेज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि नियर द सरफेस आप ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 ले सकते हो, बट जब हाइट पे जाओगे तो फिर ग्रेविटी वेरी होता है। डेप्थ में जाओगे वहां भी ग्रेविटी वेरी होता है, बट व्हेन यू आर क्लोज टू द सरफेस यू कैन अज्यूम दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट, राइट। चलो, अगर आपको बॉडी को h1 हाइट से h2 हाइट पे ले जाना है, कहां ले जाना है बॉडी को, आपको h1 हाइट से h2 हाइट पे ले जाना है, राइट। तो सपोज ये सरफेस है, अभी बॉडी यहां पर है एट हाइट h1, राइट। मुझे उसको यहां से उठा के सपोज यहां पे लाना है एट हाइट h2, राइट। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड। कितना होता है ग्रेविटेशन फोर्स, m इंटू जी, राइट। तो आपको उसी m इंटू जी को काउंटर अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ वही फोर्स देना पड़ेगा, m इंटू जी, राइट। उसकी वजह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ h1 से h2। तो आपने कितना वर्क किया यहाँ पे, तो आपने वर्क किया, वर्क डन to lift body from h1 to h2। so we write down work done is equal to force into displacement। force कितना लग रहा है, m into g।
एज यू आर क्लोजर टू द सरफेस ग्रेविटी कैसा लेना है, प्रैक्टिकली आपको कांस्टेंट लेना है इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो आप कहां पहुंचे, h1 से h2 पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका h2 माइनस h1। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, mgh2 माइनस mgh1। मतलब आपने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से ये वाला टर्म चेंज हुआ है, कौन सा टर्म, m इंटू जी इंटू एच। तो ये जो टर्म है m इंटू जी इंटू एच, उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी U कहेंगे। तो इसे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h2, इसे हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h1, राइट। तो यहां पे आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जे एच। क्या फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, एम जे एच, राइट, वेयर एच इज दी हाइट। अब यहां पे आपको साथ में एक छोटा सा कांस्टेंट जोड़ देना, लेट्स से द कांस्टेंट इज W1। क्या है ये कांस्टेंट, तो दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी एट दी सरफेस। कहां पे लेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी, एट दी सरफेस, राइट। तो सरफेस पे कितना एनर्जी होगा W1, फिर आप जितना हाइट और उठाओगे कितना एनर्जी और आता जाएगा, mgh mgh mgh, और आपका प्लस होता जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो दिस इज द केस व्हेन यू आर क्लोजर टू द सरफेस, जहां पे ग्रेविटी कैसा है, कांस्टेंट है। यू कैन सी इन सच केसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू m इंटू जी। क्या डायरेक्शन होगा ग्रेविटी का, टुवर्ड्स द सेंटर, विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो इस फोर्स के अगेंस्ट में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, m इंटू जी, तब जाके आप इस mg को क्या कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो, राइट। तो आपने जो mg फोर्स लगाया उसकी मदद से आपने बॉडी को h1 से h2 ला दिया, तो कितना वर्क आपने करा, फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1। तो ये जो टर्म बना mgh, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी U कहेंगे। नाउ व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इट हैज अ सफिशिएंट हाइट, जहां पे ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे है जहां पे ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, सी पॉइंट्स एट एन आर्बिट्ररी डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, यहां पे डेफिनेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज जस्ट the amount of work done in displacing the particle from infinity to that point, right। तो सपोज ये आपका अर्थ सरफेस है और यहां पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M, और सेंटर से इसका डिस्टेंस है स्मॉल r, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट के ऊपर। अब यहां पे हम mgh यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका हाइट बहुत ज्यादा है, वहां पे ग्रेविटी वेरी होने वाला है, तो यू कैन नॉट यूज mgh हियर, राइट। सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, चलिए कंसिडर mass m at a distance, mass m at a distance small r from the center of earth, right। हम लिखेंगे यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स between the mass m and the earth। क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, राइट। चलिए इफ यू वांट टू लिफ्ट द बॉडी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ dr, अगर आपको इस बॉडी को और थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, राइट, लेट्स से अभी इसका हाइट r1 है और यहां से मुझे इसको r2 पे ले जाना है, तो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। सो वी राइट हियर वर्क डन टू मूव बॉडी, और यू कैन राइट टू रेज बॉडी फ्रॉम, ये पीपीटी है, वर्क डन टू रेज बॉडी फ्रॉम r1 टू r2। चलो वापस बेटा वही फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा ध्यान से देखना, अब आपका जो फोर्स है ग्रेविटी का वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप अभी बहुत अच्छी हाइट पे हो और उस हाइट पे ग्रेविटी खुद भी कांस्टेंट होता नहीं है। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो ग्रेविटी भी आपका अच्छा खासा वेरी होने वाला है।
तो यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे विद डी आर। राइट, कौन सा फॉर्मूला ये, वेरिएबल फोर्स का, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। चलो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, ये रहा फॉर्मूला आपके पास, जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलो कहां से कहां जाना है आपको, R1 से R2। क्या कॉमन निकाल लेंगे, जी एम एम कॉमन निकाल लेंगे, और 1/r² है, इसका मतलब r पावर -2 है। राइट, कहां से कहां जाना है आपको, R1 से R2। चलो इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है आपको, पावर में एक प्लस करेंगे, दैट इज पावर में एक प्लस करेंगे, -2 में एक प्लस करो, और जो पावर बना उससे नीचे डिवाइड करो, दैट्स द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो नीचे बना -1 जो हम बाहर निकाल लेंगे, और आर इनवर्स बना ना -1, उसको नीचे ले लेंगे। तो क्या बन गया आपका फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई आर विद द नेगेटिव साइन। अभी हमें लिमिट रखनी बाकी है, अभी हमें लिमिट रखे नहीं है। चलो यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, we'll write it like this, 1/r from R1 to R2. Let's put the limit here. The first term would be minus GMM, upper limit is R2, upper limit is R2 minus, चलो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, नहीं तो आपको ये फिर रट्टा मारना पड़ेगा इसको। ओके, कीप दिस माइनस बाहर, ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हम इंटीग्रेशन में करते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहां से यू कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस GMM बाय R2 माइनस GMM बाई R1। कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहां पे आपने जो वर्क किया उसकी वजह से ये वाला टर्म चेंज हुआ। क्या टर्म चेंज हुआ है, GMM बाई R। तो ये जो टर्म है ना -GMM बाई R, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन गया आपका, जनरल फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला देखो वहां पे, -GMM डिवाइड बाई R, और यहां पे हम एक कांस्टेंट लगाएंगे W, एंड दिस W इज पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, जो हम नॉर्मली 0 ही लेते हैं, बट आपको लिखना है, फॉर्मूला है तो आपको बनाना है ऐसे। बाकी नॉर्मली हम यही यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -GMM बाई R। क्या यूज करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -GMM बाई R। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, राइट। तो अगर कम हाइट के ऊपर है तो डायरेक्ट mgh ले लो, बट अगर ज्यादा हाइट दिया है आपको, देन फॉर्मूला इज -GMM बाई R। तो ये फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दैट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। ये मास अपने आप थोड़ी यहां पे आएगा, इंफिनिटी से स्मॉल m मास को खींच के यहां पे लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो सारा वर्क ये बॉडी अपने अंदर स्टोर करेगा, और उसे कहेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। रीड द डेफिनेशन, डेफिनेशन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइट से मुझे स्मॉल m मास को खींच के यहां पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट R। राइट, तो उतना जो आपने वर्क करा है उसको लाने के लिए वो वर्क के ऑब्जेक्ट यहां पे अपने अंदर स्टोर करेगा, और यही को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। राइट, समझ आया क्या करना है आपको। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, GMM बाई R²। फोर्स कितना होगा, GMM बाई R²। चलो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ FDR। फोर्स का फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे, GMM बाई R² इंटू DR, 1/R² का इंटीग्रेशन करो, यू विल गेट टू दिस टर्म। तो यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। समझ आया सबको। चलो व्हाट नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग एस्केप स्पीड। बिफोर दैट आई विल राइट वन मोर फॉर्मूला। क्या मैंने उसके लिए स्लाइड नहीं छोड़ा है, बड़े खेत की बात है, बट मैं एक स्लाइड छोड़ देता हूं यहाँ पे। ओके, सो कंसिडर यू हैव टू masses गिवन, राइट।
क्या करते हैं स्लाइड्स में, तो 2 अलग अलग ऐप यूज करने का इतना तकलीफ होता है। चलो, सो हियर 2 मासेस हियर, एक यहाँ पे मास है m1, एक यहाँ पे मास है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो इनके जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो इनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U होती है -g m1 m2 डिवाइड बाई r। रिमेंबर दिस, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एनर्जी होगी ग्रेविटी की वजह से, कितनी एनर्जी होगी, -gmm/r। कितनी एनर्जी होगी, -gmm/r, -gm1m2/r। वी हैव अनदर टर्म हियर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड बाय यूनिट मास। पोटेंशियल का मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय यूनिट मास। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल, ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मोर कन्वीनियंटली बी राइट। सो वी राइट हियर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड by mass, by unit mass, gravitational potential energy stored by unit mass at a given position, at a given position। ठीक है, तो आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है बेटा उसका सिंबल है V, एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट मास। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट मास। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है ऊपर आपने, -G_M_M/r डिवाइड बाय स्मॉल m कर दो, mm कट। ठीक है, जो बाकी बचा ना ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gmm/r। क्या कहते हैं बेटा इसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऐसे ही सेम फॉर्मूला अगले साल फिजिक्स में आएंगे, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे फॉर्मूला आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सेम टू सेम सारे ऐसे के ऐसे ही फॉर्मूला होंगे, खाली टर्म चेंज हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूला आपको ऐसा ही दिखेगा। जब आप ग्रेविटेशन, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा U = K Q1 Q2/r। Q1 Q2 चार्जेस है, K उसका कांस्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे वैसा ही फॉर्मूला है Gm1m2/r, राइट। तो इसी तरह के आपको फॉर्मूला नेक्स्ट ईयर भी देखने मिलेंगे। बोलो क्लियर यहां तक आपको, राइट। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है उसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, तो आप वो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लाने के लिए आपने जो वर्क किया वो सारा वर्क ऑब्जेक्ट ने अपने अंदर स्टोर किया है और उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डिराइव करना है आपको, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FDR। फोर्स कौन सा लेना है, Gm1m2/r², उसका इंटीग्रेट कर दो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए अब बात करते हैं अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज कॉल्ड एज एस्केप स्पीड। ओके, इफ यू सी द रॉकेट लॉन्चिंग और सैटेलाइट लॉन्चिंग, तो सैटेलाइट को प्रैक्टिकली अर्थ के ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट फ्री करवाना होता है, राइट। इफ यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप, राइट, देन इट विल अचीव सम हाइट एंड देन अगेन इट विल फॉल बैक ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंका जाए कि वो वापस ही ना आए, वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाए, तो जितने स्पीड से आपको ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशन स्पीड, एस्केप स्पीड। क्या कहेंगे उसे हम, एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड का डेफिनेशन है मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड विथ विच ऑब्जेक्ट मस्ट बी थ्रोन, object must be thrown to make it free, to make it free from the gravitational field, make it free from gravitational speed, right। तो ग्रेविटी से अगर फ्री ही करवा देना है तो जो एनर्जी चाहिए, उसे स्पीड चाहिए, उसे कहेंगे एस्केप स्पीड। और वो एस्केप स्पीड देने का काम कौन करते हैं, रॉकेट्स करते हैं, राइट। तो रॉकेट्स ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं, राइट। तो फिर वो कुछ जमीन पे आ जाते हैं और सैटेलाइट को अपनी जगह पे छोड़ देते हैं ना। ओके, तो लेट्स कंसीडर दिस इज अर्थ और इट्स कंसीडर एनी प्लेनेट। अब मुन्ना, ये कोई भी प्लेनेट है, एज्यूम यहां तक उसका एटमॉस्फेयर है,
यहां तक उसका ग्रेविटी है, इसके बाहर उसका ग्रेविटी एक्ट करने वाला नहीं है, अज्यूम लाइक दैट, राइट, मतलब वो इसके बाहर ग्रेविटी से फ्री हो सकता है। ओके ओके, सपोज इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, लेट्स से उसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, राइट, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? तो क्योंकि वो एक पोजीशन के ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, आगे ना, और यहां से हम उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे तब जाके आपका ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगा, आगे ना। तो मान लो हमने यहां पे इस ऑब्जेक्ट को स्पीड दिया वी आई, वो स्पीड की वजह से वो कहां बाहर निकल गया, ग्रेविटी को बाहर निकल गया छोड़ के, और यहां पे सपोज उसका फाइनल स्पीड है वी एफ, राइट। सो वी राइट यार, कंसिडर द ऑब्जेक्ट एट, कंसिडर ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस आर, आर क्या हो जाएगा आपका, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच, हम ऑलवेज डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, राइट। ओके, कंसिडर द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ गिवन विथ वेलोसिटी वी आई, हमने उसको वी आई वेलोसिटी दिया, तो उसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, सब राइट हियर, टोटल एनर्जी एट आर, तो टोटल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है ना। काइनेटिक क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी आई स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी क्या लिखा आपने, माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी एम एम बाई आर। तो इधर इसकी टोटल एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब सपोज वो इतनी एनर्जी लेके अर्थ के ग्रेविटी से फ्री हो गया, राइट। सो राइट हियर, इफ object become free from earth's gravity, object become free from earth's gravity, ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो गया, ओके, तो वहां उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कंसीडर टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो बेटा यहां पे दो पार्ट आएंगे आपके पास, E इक्वल टू के प्लस यू, और वहां पे आपने फाइनल वेलोसिटी वी एफ लिया है, कि बाहर जाने के बाद भी उसके पास वेलोसिटी वी एफ अगर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी एफ स्क्वायर, और इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी होने वाली नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट पे आपका ये आर क्या हो जाएगा, जीरो, सॉरी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पे आर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, राइट। तो वी राइट हियर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी राइट हियर फ्रॉम conservation of mechanical energy, from conservation of mechanical energy, चलो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो यहां टोटल एनर्जी कितना था, हाफ एम बी आई स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू, इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम बी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज ये तो काइनेटिक एनर्जी है, मास भी पॉजिटिव आएगा और किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, आगे ना। सो वी राइट हियर क्या, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, तो दिस शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये जो टर्म है आपका, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो व्हाट डू वी हैव, जी एम एम बाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी आई स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां से एक एक एम को उड़ा देंगे, राइट, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया वी आई स्क्वायर, ये टू सामने जाके ऊपर ले लो, शुड बी वी आई स्क्वायर इस तरफ आ गया, वी आई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, टू ऊपर आ गया जी एम बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं था, आर था वहां पे खाली, देखो वहां पे खाली क्या था, नीचे आर था, जी एम एम बाई आर था, राइट। चलो तो इस तरफ ले लो इसको, नीचे टू आ गया, राइट, यहां पे क्या बचा आपके पास, जी एम बाई आर, ये टू को ऊपर ले लो, अंडर रूट निकाल लो, वी आई शुड बी, हाँ वी आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, राइट, अंडर रूट टू जी एम बाई आर,
If you want to write this in terms of gravitation acceleration, so you can set it like this. यार ये लाइन क्रॉस क्यों बनती है? Okay, 2 you can write it like this, gm by r square into r. कर सकते हैं ऐसा, एक आर मल्टीप्लाई किया, एक आर डिवाइड किया. ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्मॉल जी का, g इक्वल टू gm by r square. तो यहां पे आप स्मॉल g लिख सकते हो. तो अब ये फॉर्मूला आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 2g by r, 2g into r, स्मॉल r ले लो. ओके, नाउ कंसीडर इफ यू वांट टू लॉन्च द ऑब्जेक्ट. अगर आपको ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना है फ्रॉम द सरफेस, तो कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा? सो राइट हियर, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. राइट. सो अगर सरफेस के ऊपर है तो आप आर कितना ले लोगे? आर कितना होता है? 6400 किलोमीटर. इफ यू पुट इट हियर, एस्केप वेलोसिटी को हम वी लिखेंगे आपसे, वी फॉर एस्केप. इफ यू पुट इट हियर यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 2, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11. मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना होता है? अर्थ का मास कितना होता है? 3 इंटू 10 पावर 20 किलोमीटर, ऐसा कुछ था. ओके, केजी 3 इंटू 10 पावर 20 के जैसा कुछ था. तो यहाँ पे आप मास ऑफ अर्थ रख देना, कांस्टेंट वैल्यू है. यहाँ पे आप मास ऑफ अर्थ रख देना और नीचे रख देना आप अर्थ का रेडियस. आर की जगह क्या रखोगे? आर ही. तो यहाँ पे आप अर्थ का रेडियस रख दो 6400 किलोमीटर. इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 11.2 इंटू 10 पावर 3 मीटर. दैट मीन्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा अगर अर्थ पर से फ्री करना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस काटना चाहिए? 11.2 किलोमीटर. इतने स्पीड से जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो ऑब्जेक्ट कभी वापस आने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा. अब सोच लो जो रॉकेट होते हैं वो कितने जबरदस्त, कितने पावरफुल होंगे. राइट. और आपको जो दिखता है, आपको जो लॉन्चिंग दिखता है रॉकेट्स का, वो लॉन्चिंग आप छोटे स्केल पे देखते हो तो इसलिए आपको इतना दिखता नहीं है. अगर आप एक्चुअल स्केल पे देखोगे तो वो बहुत ही स्पीड में ऊपर जा रहा होता है, एट अ स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, किसको लॉन्च करने के लिए आपको ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा? हाथी के को, चूहे को? किसको लॉन्च करने के लिए आपको ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा? हाथी को या चूहे को? हाथी को. हाथी को ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा. इस फॉर्मूला में कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास है, जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट. एम किसका मास है? अर्थ का. आर क्या है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें ऑब्जेक्ट का मास कहीं है ही नहीं. तो हाथी और चूहे दोनों को फेंकने के लिए सेम स्पीड से ही फेंकना पड़ेगा. राइट. दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे फेंका जाए? ऊपर, क्रॉस, क्या हॉरिजॉन्टल? किसी भी एंगल पे फेंको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इस फॉर्मूला में एंगल कहीं है ही नहीं. नीचे नहीं फेंकना, नीचे फेंको तो जमीन पे लग जाएगा. नीचे फेंको. चलो, तो इंपॉर्टेंट थिंग, एस्केप वेलोसिटी इज independent escape velocity is independent from, it is independent from first mass of body, second angle of थ्रो लिख दो. राइट. इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता नहीं है. तो ये एक और फॉर्मूला आपके अंदर, आपके फॉर्मूला में जुड़ गया, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g by r कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी. राइट. अगर आपको h हाइट से लॉन्च करना है, मान लो अगर 5000 किलोमीटर की हाइट से फेंकना है, तो ये स्मॉल r क्या ले लेना है आपको? re प्लस h. स्मॉल r क्या ले लेना है आपको? re प्लस h. स्मॉल r होता है क्या? स्मॉल r होता है आपका re प्लस h. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, कि मून को कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? मून को कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है, सुनो, इसका रीजन ये है कि अगर आप मून के लिए एस्केप स्पीड निकालोगे
एस्केप स्पीड फॉर मून, टेक्स्ट बुक में देखो ना, इसका डेटा दिया है। एस्केप स्पीड ऑफ मून, मून के ऊपर से एस्केप स्पीड कितना होगा, चेक करो ना। कितना वैल्यू दिया देखो तो। Hey, listen, you can easily find it out. You can write like this: escape velocity equal to under root of 2gm of moon, और यहां पे डाल दो आप रेडियस ऑफ मून, मून का मास और मून का रेडियस यहां पे डाल दो, कितना आएगा आपका एस्केप वेलोसिटी। देखो ना टेक्स्ट बुक में, ला तुमको तो मिलना भी नहीं है, ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, पता है। Wait, I'll tell you the data for this. Hey. मिला आपको, नहीं मिला? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड मून के सरफेस से आपका एस्केप स्पीड आने वाला है बेटा 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। अब सुनो, ये एस्केप स्पीड बहुत कम है, तो जो एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल्स है, उन गैस के पार्टिकल के पास नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इससे ज्यादा स्पीड होती है। मतलब अगर वो गैस पार्टिकल के पास इससे ज्यादा स्पीड है तो वो एटमॉस्फेयर को छोड़ के भाग जाएंगे। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर क्यों है? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के किसी भी गैस पार्टिकल को जाना है तो गैस पार्टिकल के पास कितना स्पीड होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतना स्पीड गैस पार्टिकल के पास कभी आएगा ही नहीं। वही डेटा जब आप मून के लिए निकालते हो तो मून के लिए एस्केप स्पीड खाली कितना मिलता है? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। और इससे ज्यादा वेलोसिटी तो उन पार्टिकल के पास ऑलरेडी होता है वहां पे उस टेम्परेचर पे। तो इसीलिए जैसे ही कोई एटमॉस्फेयर पार्टिकल बनेगा भी तो उसकी स्पीड इससे ज्यादा ही होगी, तो वो पार्टिकल एटमॉस्फेयर को छोड़ के चला ही जाएगा। सो वी राइट हियर वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स velocity of gas particles are more than escape velocity of moon. तो इसीलिए कोई गैस का पार्टिकल, एयर का पार्टिकल वहां पे मून के एटमॉस्फेयर में टिकना ही नहीं है। जैसे ही बनेगा एटमॉस्फेयर छोड़ के भाग जाएगा। यू गेट दिस? एस्केप वेलोसिटी क्लियर सबको? श्योर एकदम? चलिए, अब एस्केप वेलोसिटी के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है सैटेलाइट। इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक, सैटेलाइट। ध्यान यहां पे। अब सैटेलाइट के टॉपिक में आपको दो अलग अलग फॉर्मूला बनाने होते हैं। एक बनाना है सैटेलाइट का टाइम पीरियड और दूसरा बनाना है सैटेलाइट का एनर्जी। ध्यान से देखना सब लोग। तो कंसिडर दिस इज द प्लेनेट, लेट्स से अर्थ ले लो इसको। चलो, this can be any planet, not only about the earth, because every planet has their own satellites. जैसे this is the earth और यहां पे इस ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट घूम रहा है। This is some satellite. It can be natural, can be artificial, right? तो ये सैटेलाइट है। Let us say सैटेलाइट का सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r। सैटेलाइट के पास वेलोसिटी होगा, लेट्स से इट्स वेलोसिटी इज v। तो पहले हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाएंगे, राइट? अगर सैटेलाइट को सर्कल में घूमना है तो सैटेलाइट को कौन सा फोर्स चाहिए? सर्कल में घूमने के लिए हमेशा कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपेटल। यहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटी। यहां पे घूमने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटी। बस यही लॉजिक है इसका, राइट? सो वी राइट हियर दैट सेंट्रीपेटल फोर्स is equal to gravitational force। चलो, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला बता दो। m v स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r। फोर्थ चैप्टर, m v स्क्वायर बाई r इज सेंट्रीपेटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g। लेट्स से द मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल m एंड द मास ऑफ द प्लैनेट इज कैपिटल M। सो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हो जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसल, तो यू आर गेटिंग ये वी स्क्वायर बाई आर। आर अभी मत उठाना, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, राइट? अब आपको चाहिए वेलोसिटी, आपको चाहिए टाइम पीरियड।
हम पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना रहे हैं, राइट? सो वी नो दैट फॉर सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 पाई r by t. यस और नो? लिखते ना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है? 2 पाई r by टाइम पीरियड t. दैट इज इक्वल टू gm by r स्क्वायर. चलो यहां पे सिंप्लीफाई करो. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय t स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू gm by r स्क्वायर, राइट? चलो हम टी स्क्वायर को यहां पे लेंगे, आर स्क्वायर को यहां पे ले लेंगे. अब यहां से एक आर आप उड़ा दो, राइट? टी स्क्वायर को इस तरफ ले लो, बाकी सबको नीचे ला दो. यहां बचा 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम, 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम. टी स्क्वायर चला गया, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर क्यूब. यू अंडरस्टैंड दिस? So you have got the formula t square is equal to 4 pi square by gm into r cube. और ये बहुत ही सिमिलर फॉर्मूला है केपलर्स थर्ड लॉ का, लॉ ऑफ पीरियड, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. केपलर ने यही कहा था कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब. तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है. सैटेलाइट का कोई भी क्वेश्चन आए, सीधा क्या करना है आपको? सैटेलाइट को घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स. कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, ग्रेविटेशनल फोर्स इज gmm बाय r स्क्वायर. एक एक m कट करो, वेलोसिटी की जगह डाल दो 2 पाई r बाई t, 2 पाई r डिवाइड बाय टाइम पीरियड t, उसका करना है स्क्वायर, डिवाइड बाय r इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर. यहां से सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस रिलेशन, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. You get this? Yes. You get this derivation? Yes. Sure. अब यहां पे आपको एक और फॉर्मूला आता है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. लेट्स सी. ले, मैं तो एक ही में खत्म कर दिया, बोलो इसको. 2 स्लाइड छोड़े मैंने. ओके, एक स्लाइड छोड़ा है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड योर क्वेश्चन इज, सपोज सैटेलाइट का रेडियस 1% बढ़ गया. कितना बढ़ गया? 1%. So what is the change in the time period? If radius of orbit of satellite increase by 1%, if it is increased by 1%, then what is change in time period? What is the change in टाइम पीरियड? चलो टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा आपको फाइंड करना है. ओके, लेट्स डू इट. सो वी नो द रिलेशन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सो वी राइट हियर, जब छोटा चेंज होता है आप लिख सकते हो 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर. यह आपने एरर वाले टॉपिक में सीखा था सेकंड चैप्टर में. डेल्टा टी बाई टी आपको फाइंड करना है. एंड रेडियस कितना इंक्रीज हुआ है? 1% इंक्रीज हुआ है. तो यह डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 3/2 1.5% प्लस में, राइट? प्लस मतलब इंक्रीज. तो टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1.5%. लो, टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1.5%. एक और क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा कहा है कि मान लो कि रेडियस आधा ही हो गया, व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड? Okay, if my question is, if the orbital radius of sun, so now orbital radius of sun, radius of earth become half, then what is the length of year? What is the length of year? year कितने दिन का हो जाएगा? अर्थ जो घूम रहा है उसका अगर ऑर्बिटल रेडियस आधा हो गया, तो अब अर्थ में 1 साल कितने दिन का हो जाएगा? 1 साल मतलब एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा? सो वी नो द रिलेशन
that t square proportional to r cube, right? So we can write here t dash square is proportional to, आपने रेडियस कितना कर दिया, आधा कर दिया है, मैंने r की जगह क्या डाल दिया, r/2 डाल दिया, क्योंकि मैंने रेडियस को हाफ किया, डबल किया होता 2 r डाल देते। सो यू गेट हियर t dash square इक्वल टू r/8, और आप ये r³ की जगह क्या डाल सकते हो, t square, तो ये हो गया आपका t dash square इज इक्वल टू t square/8, टेक अंडर रूट t dash इक्वल टू t/2√2। चलो अभी एक दिन, एक साल कितने दिन का होता है, 365 दिन, योर t इज 365, डिवाइड बाई करो 2√2, कितना आ रहा है आंसर, 2√2 मतलब 2 इंटू 1.41, दैट इज 2.82। चेक करो ना कितने दिन का हो जाएगा ये, 1 लो, एक साल खाली 129.4 दिन का हो जाएगा, मतलब बहुत बार बर्थडे आएगी, बार बार बर्थडे आएगी, हर 4 महीने में बर्थडे, हर 4 महीने में बर्थडे है ना, हर 4 महीने में डीजे पार्टी नहीं ऑन में, कितना मजा आ जाए ना। तो इस तरह से आपको टाइम पीरियड के सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यू गेट दिस एवरीवन, समझ आए दोनों क्वेश्चन, ये स्मॉल चेंज था यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट डबल ही कर दिया तो फिर अप्रोक्सीमेट नहीं करना है, सीधा डबल ही कर रहे हो अगर, तो आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है, जो भी आपको रिलेशन है उससे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, लास्ट टॉपिक ऑफ द सैटेलाइट, एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बेटा सैटेलाइट का एनर्जी क्या होगा फाइंड करते हैं। तो बेटा सैटेलाइट एक हाइट पे होगा, हाइट की वजह से कौन सा एनर्जी होगा उसके पास, पोटेंशियल। तो सैटेलाइट स्टेडी होगा, वहां पे घूम रहा होगा ना, मतलब काइनेटिक भी होगा। तो सैटेलाइट के पास यहाँ पे दोनों एनर्जी होगा, पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा। तो लेट्स कंसीडर सैटेलाइट, ये आपका प्लेनेट है, अर्थ ले लो, व्हाटएवर इट इज, ये सैटेलाइट है जो सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r, और यहां से उसका हाइट सपोज है h, राइट। हम तो r के फॉर्म में ही सारे फॉर्मूला लिखेंगे, जरूरत पड़ेगी वहां पे स्मॉल r क्या लिख देंगे, re प्लस h, ओके। चलिए भी राइट, कंसीडर सैटेलाइट of mass m revolving speed v, revolving with speed v around the planet of mass कैपिटल M। चलो पहले तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कौन देगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्वियसली ग्रेविटेशन फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एंड ग्रेविटी J/mm/, एक एक कार काट दो। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई करना है, क्यों क्यों, क्या होता है ये, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², समझे कि नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पे मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल गया। चलो सो वी गॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग सैटेलाइट G/mm/r, एक काम हो गया, हाँ 2r। अब पोटेंशियल एनर्जी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी याद है फॉर्मूला किसी को, अब भी लिखा आपने, माइनस G/mm/r, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी एट r डिस्टेंस, potential energy at distance r, potential energy at distance r from center, राइट। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस G/mm/r। तो यह आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। आपको चाहिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, चलो लेट्स फाइंड आउट टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक ये रहा J/mm/2r, पोटेंशियल है माइनस J/mm/r। सिंप्लीफाई करो, दोनों में से G/mm/r कॉमन निकालो,
यहां बचेगा हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, सो इट इज माइनस हाफ GMM by R, और यू कैन रिमेंबर इट लाइक, ऐसा तो याद रहेगा ना, रिमेंबर इट लाइक माइनस GMM by 2R। तो सैटेलाइट का पोटेंशियल टोटल एनर्जी होता है माइनस GMM by 2R। तो काइनेटिक एंड टोटल सेम है, खाली साइन अलग है। और पोटेंशियल जो है ना वो इससे डबल है, देखो यहां पर नीचे 2 है, इसमें 2 नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर, यू नीड टू रिमेंबर, एक स्लाइड छोड़िए, नहीं छोड़िए, ओके, यू नीड टू रिमेंबर हियर दैट, सुनो, अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है माइनस एक्स, आई गिव यू एग्जांपल, अगर पोटेंशियल एनर्जी है -50, तो काइनेटिक एनर्जी इससे आधा हो जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस 50/2 दैट इज 25, और टोटल एनर्जी हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका, टोटल एनर्जी हो जाएगा जो पोटेंशियल है ना उसी को डायरेक्ट हाफ कर दो, दैट इज इक्वल टू -25, याद रखना। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उससे आधा होगा प्लस में, और टोटल एनर्जी सीधा पोटेंशियल का ही हाफ हो जाएगा। तो ये रिलेशन याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको आ सकता है, तो ये रिलेशन आपको लास्ट में लिखना है, राइट। हाँ, एक्स इज जस्ट एनी वैल्यू, ओके। तो सैटेलाइट के दो थियरी, एक टाइम पीरियड, दोनों शुरू यहीं से करना है। अगर टाइम पीरियड है तो v की जगह क्या रखना है, 2πr/t, आपका रिलेशन आ गया। टोटल एनर्जी है तो यहां से काइनेटिक मिल गई हाफ mv² करके, एंड पोटेंशियल एनर्जी का तो डायरेक्टली फॉर्मूला है -GMM/r। काइनेटिक पोटेंशियल दोनों को प्लस करो, आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी, क्या मिल जाएगा आपको, टोटल एनर्जी। यू गेट दिस, डू यू गेट दिस, श्योर। अब बेसिकली दो तरह के सैटेलाइट आते हैं, एक होते हैं जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी मतलब ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ पर से देखने से आपको स्टेशनरी ही लगेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने टाइम पीरियड में अर्थ घूम रहा है उतने टाइम पीरियड में वो सैटेलाइट भी घूम जाना चाहिए, तो आपको वो हमेशा कैसा लगेगा, स्टेशनरी। एग्री? अगर वो सैटेलाइट आपके साथ साथ ही घूम रहा है तो आपको कैसा लगेगा, वो स्टेशनरी, जब भी बाहर निकलो वही दिखेगा, तो वो कैसा हो गया आपके लिए, स्टेशनरी हो गया, आगे ना, राइट। तो एक होता है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। चलिए, और सैटेलाइट का काम क्या है, तो सैटेलाइट का मेजर काम है फॉर कम्युनिकेशन। सैटेलाइट का मेजर काम क्या है, कम्युनिकेशन। अब आप 12th में लास्ट चैप्टर में सीखते हो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आता है अलग अलग मेथड होते हैं, एक एंटेना से होता है, राइट, जहां पे एक तरफ बड़ा सा ट्रांसमिटिंग एंटेना होगा, दूसरी तरफ रिसीवर एंटेना होगा, डायरेक्ट यहां से सिग्नल इसको पास करेगा। बट इसमें इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप पास नहीं कर सकते हो, एंड यहाँ पे जो अर्थ का कर्वेचर होगा ना वो भी नट जाएगा, अर्थ का जो कर्वेचर होगा ना वो भी नट जाएगा। तो ये एक पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है भाई आयनोस्फीयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर ऐसा है जो आयन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, आयन का। और ये आयनोस्फीयर क्या कर सकता है, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर सकता है। दैट इज फ्रीक्वेंसी अप टू 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज, जो जनरली रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती है, वो ये आयनोस्फीयर ट्रांसमिट करेगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो फिर आयनोस्फीयर उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाते, वो आयनोस्फीयर में से आर पार निकल जाएगा। तो उस केस में हमें लगाने पड़ते हैं सैटेलाइट। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है किसको, सैटेलाइट को। सैटेलाइट क्या करेगा, वो सिग्नल सेंड करेगा रिसीवर को। जैसे कि अभी आप किसी को भी फोन करोगे, राइट, तो जो फोन का ट्रांसमीटर है वो सीधा फ्रीक्वेंसी किसको भेजेगा, सैटेलाइट को भेजेगा। सैटेलाइट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिसको आपको कांटेक्ट करना है उसको वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, और वहां पे वो सिग्नल को रिसीव करेगा। आप जो भी बोलोगे वो सीधा सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से होके रिसीवर के पास जाएगा। अब सोच लो कितना स्पीड होगा कम्युनिकेशन का। मैं यहाँ हूँ और यहाँ, फिर भी मैं जो बोलूंगा ना फोन पे वो इसको डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो यहाँ से सैटेलाइट जाएगा, सैटेलाइट से इसको आएगा, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही हो जाता है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते ना तो इंसान भी बंदर जैसा ही होता है। सी, चलो क्या लिखा है देखो, इट इज नोन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स above a certain frequency are not reflected from the ionosphere. Ionosphere is a layer of atmosphere. Radio waves used for radio broadcast which are in the frequency range of 2 to 10 megahertz, ये जो है वो ionosphere से reflect हो जाएंगे. They are below the critical frequency and they are therefore reflected by the ionosphere. But a geostationary satellite, छोड़ो, ओके, तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, उसके लिए आपको सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे। अब पहले टाइप का सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है? इट अपीयरिंग फिक्स्ड above a broadcasting station can however receive the signal of higher frequency and broadcast them back to the wide area of earth. राइट, तो ये जियो स्टेशनरी है, तो नीचे ट्रांसमीटर है और ऊपर वो सैटेलाइट है। ट्रांसमीटर कंटिन्यूसली अपने सिग्नल किसको दे सकता है? वो सैटेलाइट को दे सकता है। क्यों? क्योंकि जितने रेट से वो ट्रांसमीटर घूमेगा उतने ही रेट से ऊपर कौन घूम रहा है? सैटेलाइट भी घूम रहा है। मतलब ट्रांसमीटर कंटिन्यूसली अपने सिग्नल किसको दे सकता है? सैटेलाइट को दे सकता है। सैटेलाइट वहां से क्या करेगा? वो सिग्नल को बड़े एरिया में ट्रांसमिट कर देगा, जहां जहां रिसीवर है वहां सबको। अभी ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है और अब यहाँ पे उसका लाइव टेलीकास्टिंग देख सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो वहां पे जो ट्रांसमीटर है वो कंटिन्यूसली सिग्नल कहाँ भेज रहे हैं? अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भेज रहे हैं। और वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट राइट पूरे अर्थ पे उनका पूरा एक लिंक होता है। राइट, एक सैटेलाइट जहां तक भेज पाएगा वो डायरेक्ट सिग्नल भेजेगा। अगर एक कोई एरिया ऐसा है जहां पे वो अपने सिग्नल नहीं भेज सकता है तो वो सैटेलाइट क्या करेगा? अपने सिग्नल दूसरे सैटेलाइट को भेजेगा और दूसरा सैटेलाइट फिर उसको रिसीवर तक भेजेगा। तो इस तरह से पूरा लिंक होता है सैटेलाइट का। और कहा जाता है कि जितना कचरा जमीन पे है उतना ही कचरा भी आसमान में भी हो चुका है बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स। तो जब सैटेलाइट टूटते हैं, खराब होते हैं, तो उसको वापस थोड़ी लाया जाता है, वो उधर ही घूमते रहते हैं उतने ही हाइट के ऊपर। ओके, सो चलो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के एग्जांपल बेटा, इनसेट ग्रुप जो इंडिया ने लॉन्च करा है, इनसेट ग्रुप ऑफ सैटेलाइट जो कैसा है? जियो स्टेशनरी है और उसका यूज होता है फॉर टेली कम्युनिकेशन। टीवी के सिग्नल जो होते हैं ना वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से होके आते हैं। कौन सा सीरीज है? इनसेट सीरीज। तो क्वेश्चन इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने हाइट के ऊपर होंगे? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 आवर, आगे ना? 24 इंटू 3600 सेकंड, राइट? ओके, नाउ वी आर जस्ट सीइंग द फॉर्मूला ऑफ द time period of satellite and we have seen it like this: t square is equal to 4 pi square by gm, 4 pi square by gm into r cube। ये स्मॉल r क्या होता है? re प्लस h। स्मॉल r क्या होता है आपका? re प्लस h का क्यूब। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड 24 घंटे लग देना है आपको। कैपिटल जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। अब जब ये सारे वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करके दिखाना नहीं है, जब ये सारे वैल्यू डाल के इनको सॉल्व किया जाता है तो आपको हाइट मिलता है करीब 35,800 किलोमीटर। कितने हाइट पे होता है ये सैटेलाइट? करीब 35,800 किलोमीटर, 35,800 एग्जैक्ट होता है, 35,786 जैसा होता है एग्जैक्ट, बट टेक्स्ट बुक के अंदर आपको 35,800 ही दिया हुआ है। लेट मी चेक इट वंस। आ गया? देयर वी गो। ओके, 35,800 किलोमीटर। कितने हाइट पे होते हैं? 35,800 किलोमीटर पे जो सैटेलाइट घूमते हैं वो सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी कितना होगा? 24 घंटे होगा। और वो सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ ही रोटेट करेगा, तो इट विल अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम दी अर्थ। और इसका यूज क्या है? फॉर टेलीकम्युनिकेशन। राइट, समझ आया कैसे करना है इसको डिराइव? अब सारे वैल्यू डालना, आपका आंसर आ सकता है बट हमें दिया नहीं डेरिवेशन तो हम करेंगे भी नहीं। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका पहला सैटेलाइट। ये कैसे घूमेगा? तो दिस विल रोटेट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये अर्थ कैसे घूमता है? ईस्ट वेस्ट घूमता है ना, नॉर्थ साउथ थोड़ी घूमता है। अर्थ कैसे घूमता है? ईस्ट वेस्ट। तो वो सैटेलाइट भी कैसा घूमेगा? ईस्ट वेस्ट ही घूमेगा। और वो इतने हाइट के ऊपर होता है 35,800 किलोमीटर। यू अंडरस्टैंड दिस?
डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब दूसरे जो टाइप के सैटेलाइट है वो है पोलर सैटेलाइट। देखो पोलर लिखा है, नाम में ही लिखा है कि ये घूमेंगे अराउंड दी पोल्स, और इनका हाइट बहुत कम होता है, ये 500 से 800 के हाइट के ऊपर ही है। तो अगर हाइट कम हो जाएगा तो अपने आप टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। अगर हाइट कम हो जाएगा तो अपने आप टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनका जो टाइम पीरियड है ना वो करीब कुछ 84 मिनट जैसा, देखो इसमें आएगा, डेटा लिखा होगा इसमें, अरे करीब 100 मिनट देखो ये ना। क्योंकि जितना आर बढ़ेगा उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा, जितना हाइट कम हो जाएगा उतना टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो देखो पोलर सैटेलाइट्स, दिस आर द लो एल्टीट्यूड, कहां घूमते हैं ये, एट द हाइट ऑफ 500 टू 800 किलोमीटर लो एल्टीट्यूड है, वो 35,800 किलोमीटर की हाइट पे थे। इसका हाइट क्या है, 500 से 800 किलोमीटर। बट दे गो अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, whereas the earth rotate around its axis in east west direction। चलिए हाइट के अकॉर्डिंगली जब इनका आप टाइम पीरियड गिनोगे, टाइम पीरियड विल कम अराउंड 100 मिनट्स। सो इट क्रॉसेस एनी एल्टीट्यूड मेनी टाइम्स अ डे। अब वो क्या रहा है, देखो ये अर्थ है, ये एक्सिस, अब ये इक्वेटोरियल लाइन है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, और जो आपके पोलर सैटेलाइट है वो अराउंड द पोल चक्कर मार रहे हैं, और हर 100 मिनट में वो अपना एक चक्कर पूरा कर देंगे। तो होगा क्या, पहले चक्कर में मान लो उसने अर्थ का इतना स्ट्रिप देखा, इतना स्ट्रिप उसने देखा राइट, पहले चक्कर में अर्थ का। अब जैसे ही वापस वो ऊपर आएगा, अर्थ थोड़ा घूम चुका होगा, आगे ना, तो नेक्स्ट टाइम अब वो थोड़ा बाजू वाला स्ट्रिप देखेगा। वापस जब वो चक्कर मारने आएगा तो अर्थ वापस थोड़ा घूम चुका होगा, वापस वो नेक्स्ट स्ट्रिप देखेगा। तो इसकी मदद से आप पूरे अर्थ को एनालिसिस कर सकते हो। डू यू गेट दिस टॉपिक? सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो जितनी बार सैटेलाइट घूमने आएगा अर्थ थोड़ा सा घूम जाएगा। सो एवरी टाइम इट विल सी द डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, राइट। तो एक दिन में आप किसी भी लोकेशन को बहुत बार देख सकते हो, इसमें बहुत बार। सी अब इसके अंदर कैमरा फिक्स किया जाता है, अ कैमरा फिक्स्ड ऑन इट कैन व्यू ओनली अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ अर्थ इन वन ऑर्बिट। तो देखो पहले ऑर्बिट में उसने खाली इतना स्ट्रिप देखा, नेक्स्ट ऑर्बिट में बाजू वाला स्ट्रिप देखेगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में उसके बाजू वाला स्ट्रिप देखेगा। एडजेसेंट स्ट्रिप्स आर व्यूड इन द नेक्स्ट ऑर्बिट so that in the effect the whole earth can be viewed strip by strip during entire day. These satellites can view polar and equatorial region at a closer distance with good resolution। क्योंकि आपने 500-800 की हाइट पर एक्चुअली कैमरा लगाए हैं, राइट। तो आपके जो मैप वेब चलता है गूगल मैप, उसके जो कैमरे होते हैं वो सारे एक्चुअली होते हैं, और वो इस ऑर्बिट के अंदर रहते हैं, दे आर इन दी पोलर ऑर्बिट। क्योंकि 35,800 किलोमीटर की हाइट से तो आपको कुछ कैमरा मिलना नहीं है, ओके। These satellites can view polar and equatorial region at close distance with good resolution. Information gathered from this such satellite is extremely useful for remote sensing, meteorology, as well as for environmental studies of the Earth. So it is about the another class of satellite, polar satellite. तो जियो स्टेशनरी 35,800 हाइट पे होते हैं, जिनका टाइम पीरियड 24 घंटे है, वो यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन में। पोलर सैटेलाइट नॉर्थ साउथ घूमते हैं, टाइम पीरियड अबाउट 100 मिनट, एंड उनका जो हाइट है वो 500 से 800 किलोमीटर रहता है। तो कैमरा फिक्स करके आप पूरे अर्थ को बार बार उसमें देख सकते हो, ठीक है। नाउ वेटलेसनेस, लास्ट टॉपिक, विल फिनिश इट हियर। वेटलेसनेस, चलो कंसिडर करो कि एक स्प्रिंग बैलेंस है ना, एक स्प्रिंग बैलेंस है, देखना ध्यान से। यहां पे काटा है उसका और यहां पे स्प्रिंग है, राइट। अब यहां पे आपने एक मास को लगा दिया, तो इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। स्प्रिंग में क्या बनेगा, टेंशन। वो टेंशन ये रिकॉर्ड करेगा और यहां पे आपको रीडिंग मिलेगा, है ना। सिमिलरली आप जो नॉर्मली जो मेजर कांटे यूज करते हो, हम जो मेजर कांटे यूज करते हैं वो या तो इलेक्ट्रिक होंगे या तो स्प्रिंग बेस होंगे। अगर इलेक्ट्रिक होंगे तो ऐसे कांटे होते हैं, राइट। हम यहाँ पे जैसे ही खड़े हो जाएंगे हमारा वेट नीचे लगेगा, इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा, और ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पे जो भी आपका डिवाइस होगा वो मेजर करेगा एंड इट विल टेल यू द वेट, कि आपका वेट कितना है। अब कंसिडर करो कि मैंने सपोज यहां से स्प्रिंग को ही काट दिया, यहां से नहीं, हाँ, यहां से मैंने स्प्रिंग को ही काट दिया। अब
अब ये भी गिरेगा, अब इसका रीडिंग कितना हो जाएगा? 0 ऑब्वियसली। क्यों 0? क्योंकि इसको अगर mg फोर्स लग रहा है तो ये भी तो फ्री फॉल हो गया, अब तो ये भी तो mg फोर्स से नीचे गिर रहा है। आगे ना, अगर आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट की रस्सी काट दी जाए तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आप फ्री फॉल कर रहे हो, लिफ्ट भी तो फ्री फॉल कर रहा है। तो वो लिफ्ट में अगर वेइंग स्केल रखा है तो वेइंग स्केल क्या मेजर करेगा? 0। तो 1 सेकंड के लिए आप वो 0 देख पाओगे, उसके बाद आप देखने के लिए जिंदा रहोगे नहीं है? तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, ठीक है ना? सो सी नाउ, हैव यू सीन द एस्ट्रोनॉट्स इन सैटेलाइट? वो तैरते रहते हैं इधर उधर। एस्ट्रोनॉट्स देखे कि नहीं सैटेलाइट में? द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो सैटेलाइट होता है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां भी अगर आप किसी भी एस्ट्रोनॉट को देखोगे तो वो तैरते रहते हैं इधर उधर। क्यों तैरते रहते हैं? ग्रेविटी नहीं है, ऐसा ये गलत बात है। क्योंकि सैटेलाइट कैसे घूमता है? सर्कल में। सैटेलाइट कैसे घूमेगा? सर्कल में। सर्कल में घूमेगा तो देयर हैज टू बी अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कहाँ लगता है? बाहर की तरफ धक्का लगेगा, और ग्रेविटी क्या खींच रही है? उसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो वो जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है उसको वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैंसिल कर देगा। तो इसीलिए नेट एक्सेलरेशन कुछ भी बचता नहीं है। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉट उड़ते रहते हैं इधर उधर, राइट? सो दैट इज केस कॉल्ड एज वेटलेसनेस। क्या कहते हैं उसको? वेटलेसनेस कहते हैं। जस्ट रीड दिस, सिंपल सा टॉपिक है ये। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल it is weightless and the phenomena is usually called as weightlessness. In a satellite round the earth, every part and parcel of the satellite has an acceleration towards the center of the earth which is exactly equal to the value of the earth acceleration due to gravity at that position. See, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है। यहाँ पे सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटी के अंदर रह के ही घूमना है, बाहर जाएगा तो फिर बाहर ही चला जाएगा। तो अर्थ की वजह से उसको यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, ये सर्कल में रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से बाहर की तरफ भी उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये दोनों एक्सेलरेशन एग्जैक्टली कैसे होते हैं? सेम होते हैं, तभी जाके वो इस ऑर्बिट में घूम पाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो पास आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो दूर चला जाएगा। एक ही ऑर्बिट में घूमना है, इसका मतलब है दोनों एक्सेलरेशन को कैंसिल होना पड़ेगा। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो एग्जैक्टली कितना होगा? ग्रेविटी जितना ही होगा। दोनों एक्सेलरेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब इसके अंदर जो भी है सैटेलाइट के अंदर वो सारे क्या कर रहे हैं? फ्री फॉल कर रहे हैं। क्योंकि आप जब लिफ्ट में थे और लिफ्ट की रस्सी कटी तो आप कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरे? ग्रेविटी जितने, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या फील हुआ? वेटलेसनेस। अच्छा लगा। जो सैटेलाइट में जो इंसान है उसका भी एक्सेलरेशन कितना है? जिसका जितना ग्रेविटी का है उतना ही है, तो वो भी तो फ्री फॉल हो गया। ना, क्योंकि सैटेलाइट पूरा अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है। इट हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर दैट हैज टू बी इक्वल टू द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो सैटेलाइट के अंदर जो भी है उन सबका भी तो ग्रेविटी जितना ही एक्सेलरेशन है, राइट? तो वो भी क्या हो गया? फ्री फॉल हो गया। ओके, तो सैटेलाइट के अंदर जो भी होते हैं वो सारे के सारे फ्री फॉल की सिचुएशन में होते हैं। और जब आप फ्री फॉल कर रहे हो तब आपको कुछ भी पता नहीं चलता है कि वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, क्योंकि आप तो उड़ रहे हो हवा में। आप हवा में उड़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता चलता है कि वर्टिकल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, राइट? Thus, in the satellite, everything inside it is in a state of free fall. This is just as if we were falling towards the earth from a height. Thus, in a man-made satellite, people inside experience no gravity. Gravity for us define the vertical direction. Gravity जिस तरफ लगेगा that is a vertical direction, दूसरा horizontal. अब जहां gravity नहीं लग रहा है वहां पे no vertical direction. Okay, and thus for them, for astronauts, there are no horizontal or vertical directions. All directions are same. Pictures of astronaut floating in the satellite shows this. Okay, you understand this? तो इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स को सैटेलाइट पे भेजना होता है ना तो इनको कितने महीनों तक ट्रेनिंग चलती है, और यहाँ पे आने के बाद भी उनको कितने महीने तक ट्रेन किया जाता है, राइट? कभी
इंटरव्यूज देखना, एस्ट्रोनॉट्स रिटर्निंग फ्रॉम द सैटेलाइट ऐसा लिखना यूट्यूब पे लिखना एस्ट्रोनॉट रिटर्निंग फ्रॉम द सैटेलाइट। फिर देखना कि उनकी लाइफ कैसी हो जाती है, मतलब कितने महीनों तक तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते अर्थ के साथ, क्योंकि वहां पे उनको उड़ने की आदत है और यहाँ पे आके जमीन से जुड़ गए। राइट, चलो तो यहाँ पे आपके ग्रेविटेशन चैप्टर का थियरी खत्म होता है। अगले क्लास से शुरू करेंगे इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास।